एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आ गया हूँ आप सबके सामने। इसके पहले कॉन्कॉर्ड पर मैंने, जिसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोलते हैं, उस पर मैंने आपको नियम बताए थे और ये बताया था कि कौन कौन से नियम जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से नियम अप्लाई होते हैं कॉन्कॉर्ड पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। और अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज करवाऊंगा। उन एक्सरसाइजेस को करवाते हुए उसमें उनमें अप्लाइड नियम बताते हुए आपको इसका मतलब जो तरीका होता है रियल में किसी चीज को तैयार करने का, ग्रामर के नियम रटे नहीं जाते। कई बार मैंने कहा है ग्रामर के नियम एक ये नहीं होता कि हम, जैसे कि केपी ठाकुर जी की बुक है, आपने देखा होगा कि पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण के बाद नियम बताते हैं। उसी प्रकार पहले आप एक्सरसाइज कीजिए, जो एक्सरसाइज ना आ रही हो उसके नियम पढ़िए। ये तरीका है आज का, वर्तमान का, वर्तमान पीढ़ी का। टॉपिक टू बुक, बुक टू टॉपिक नहीं। ठीक, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड ये एक्सरसाइजेज है। आइए हमें करना है, पहला देखते हैं इसमें क्या है। 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। इसमें बताना है कि कहां पर एरर है। 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle। देखिए पहले सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है। 2 miles बियॉन्ड, इन्वर्जन क्या होता है? जहां पर सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्रम चेंज हो जाता है, उसे इन्वर्जन कहते हैं। ठीक, तो इन्वर्जन में चेंज हो जाता है, तो यहां पे ये, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कहां सब्जेक्ट है, कहां वर्ब है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी। तो ये चीज पहचानना। तो यहां पर देखते हैं 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, ये चारागाह है, इसके 2 मील उस पार वॉज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल, सैकड़ों मवेशी देखे गए, इंक्लूडिंग सम लैम्ब, और कुछ उसमें लैम्स भी थे। ये टोटल इसका अर्थ है हिंदी में। तो हमें ये यहां पर देखना है कि यहां सब्जेक्ट क्या है। यहां पर सब्जेक्ट हम देते हैं 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, ये तो सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें भ्रम में डालने के लिए दिया गया है पहले। या इन्वर्जन का जब प्रयोग हुआ इस सेंटेंस में, जाहिर सी बात है ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट है हंड्रेड्स ऑफ कैटल, हंड्रेड्स ऑफ कैटल यहां पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहां पर वॉज जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, इसलिए वॉज नहीं होगा, वर का प्रयोग होगा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह दोस्तों कहां कहां इन्वर्जन का नियम लगता है ये मैं आपको बताते चलता हूं। जैसे यहां पर आपने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ कैटल, उसके हिसाब से, चूंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हंड्रेड्स ऑफ कैटल हमारा सब्जेक्ट है, तो हंड्रेड्स ऑफ कैटल जब सब्जेक्ट है तो हंड्रेड्स ऑफ कैटल सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से वर्ब आएगी, तो वर्ब सिंगुलर ना होकर प्लूरल हो जाएगी, तो वॉज की जगह वर का प्रयोग होगा। ये हमें ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, सेल्डम, हार्डली, स्कर्सली। सेल्डम, कुछ वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखिए। सेल्डम, हार्डली, स्कर्सली। सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्कर्सली हो गया। सेल्डम, हार्डली, स्कर्सली। रेयरली, नेवर बिफोर। रेयरली, रेयरली, नेवर बिफोर। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी। सेल्डम, हार्डली, स्कर्सली, रेयरली, नेवर बिफोर, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां इन्वर्जन के नियम कई बार अप्लाई हो जाते हैं इन सब में। ये सब क्या है, एडवर्ब्स है। ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, सेल्डम बताई, हार्डली बताई, स्कर्सली बताई, रेयरली, नेवर बिफोर, ये क्या है, एडवर्ब्स हैं। या ये कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, या कई बार एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो इनके साथ कई बार इन्वर्जन का प्रयोग अक्सर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सेल्डम,
सेल्डम डज ही गो टू स्कूल, सेल्डम डज ही गो टू स्कूल। अब देखिए यहां पर पहले वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, इन्वर्जन का यूज हुआ है। सेल्डम के साथ इन्वर्जन का यूज सामान्यतः कर दिया जाता है, तो हमें सावधान रहना है अपने सब्जेक्ट को ढूंढने में। अगर यहां पर होता सेल्डम डू ही गो टू स्कूल या सेल्डम ही गो टू स्कूल तो गलत हो जाता, सेल्डम डज ही गो टू स्कूल, ये ध्यान में रखना। इसी प्रकार हार्डली, इसी प्रकार है हार्डली, तो हार्डली में भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हार्डली डू दे कम टू मी, वो मेरे पास बहुत कम ही आते हैं, हार्डली आते हैं। डू दे कम टू मी, ये डज नहीं आया यहां चूंकि दे है, तो आपको इन्वर्जन का नियम समझना पड़ेगा। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढने पड़ेंगे। यहां पर ये 2 माइल्स बियॉन्ड दैट पॉस्चर, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यहां है हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपका साफ साफ दिख रहा है हंड्रेड्स ऑफ कैटल, सैकड़ों मवेशी, तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहां पर इन्वर्जन का नियम लगा है। पहले इन्वर्जन क्या होता है, पहले भी मैंने बताया, इन्वर्जन में सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्रम चेंज हो जाता है। यहां पर पहले वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लग जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वन, यहां देखिए दूसरा, अब देखिए इट इज नोटिस्ड, ये वाला सेंटेंस इसको ध्यान में देखना है। इट इज नोटिस्ड दैट द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर, elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present social setup। एक चीज दोस्तों मन में आ रही है, सॉरी थोड़ी जुकाम हुई है, तो एक चीज जो मन में आ रही है उसको आपको शेयर कर दूं। ये करना क्यों जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कॉमन एरर्स के जरिए कवर करना क्यों जरूरी है, पहले आप समझ लें। ये वही आपको बताएगा जिसने एलटी का एग्जाम या जिसने कोई एग्जाम अच्छे से पढ़ के क्रैक किया है। आज के 10 साल पहले जिसने क्रैक किया टोटल चीजें अलग थी, 5 साल पहले भी जिसने क्रैक किया पेपर बहुत इजी आते थे। समझ रहे हैं, चीजों का प्रभाव पड़ता है। पहले आप इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। कॉमन एरर्स के जरिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए कवर करनी जरूरी है, आपको नियम नहीं रटने पड़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइजेज आप कीजिए, खासकर कॉमन एरर्स वाली एक्सरसाइजेज कीजिए, आपको फटाफट सा पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी तैयार हो जाएगी। और कॉमन एरर्स के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको नहीं लगता इन क्वेश्चंस का हिंदी में अर्थ निकालेंगे आप, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं होगा। पैसेज आते हैं पोएट्री के, प्रोज के एलटी में, या टीजीटी में आते हैं पैसेज, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कॉमन एरर्स के क्वेश्चन को डेली बेसिस पे कीजिए आप। और इसीलिए आज के डेट में यूट्यूब, गूगल पर क्या अवेलेबल नहीं है। किसी टीचर के पास स्टडी मटेरियल के लिए क्यों जाते हो तुम लोग, बार बार मैं पूछता हूं। स्टडी मटेरियल के लिए मत भागो, गाइडेंस के लिए भागो आप। जो टीचर सबसे अच्छा गाइडेंस दे सके वही बेस्ट टीचर है। मैं अपने को नहीं कहता, बहुत सारे टीचर होंगे जो अच्छा गाइडेंस देते होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्लीज 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 स्टडी मटेरियल सब कुछ यूट्यूब पर, ना यूट्यूब पर सही गूगल पे सब अवेलेबल है, इतनी अच्छी अच्छी साइट्स हैं। तो स्टडी मटेरियल के लिए किसी टीचर के पास जाना, आप किसी टीचर के यहां अगर कोई कोर्स ले रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ध्यान दें, वहां
कोई भी चीज मायने नहीं रखती। ना लाइव क्लास मायने रखती है, लाइव क्लास बिल्कुल मायने नहीं रखती, रिकॉर्डेड वीडियोज मायने नहीं रखते, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। सबसे बड़ी चीज मायने रखती है वो टीचर आपको गाइड कर रहा है कि नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दे रहा है कि नहीं, वैयक्तिक निर्देशन जिसे कहते हैं। सब मॉडर्न साइकोलॉजी के टर्म्स हैं। आजकल के जो ये दुकानें खुली हैं यूट्यूब के, इनके तो सर के ऊपर से उतर जा रहे होंगे ये टर्म ही, समझ रहे हैं? तो इन चीजों का ध्यान दीजिए, एक मैच्योर बनिए। आज की जो समय की परिस्थितियां हैं उस हिसाब से, कंपटीशन जैसे बढ़ा है उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, अन्यथा मुश्किल होगा। टीचर को टेस्ट करना, अरे सर अभी ग्रामर के आपके वीडियो देखे नहीं, हम ग्रामर के कोर्स लेना चाह रहे थे आपसे। अगर तुम अभी तक समझ ही ना पाए कि टीचर कौन सा अच्छा है कौन सा खराब, तो फिर तुम कंपटीशन क्या क्रैक करोगे? तुम आलसी हो, फिर सबसे बड़े आलसी तुम हो बैठे हुए। अगर तुम्हें कोर्स किसी से करना है तो उसमें देर मत करो, नहीं करना है तो अपने से पढ़ो। मैंने तो कहीं नहीं किया, मैं कहां तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं कि आओ मेरा कोर्स ले लो या किसी का कोर्स ले लो। मैं नहीं प्रेरित कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। कृपया आप अपने आप को आंकिए। आपको अगर किसी का कोर्स लेना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो उसमें देरी मत कीजिए। नहीं लेना है तो स्वाध्याय कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। आइए देखते हैं, जो समझदार हैं उनके पल्ले बात पड़ गई होगी, जो नहीं समझदार हैं एक उनको कभी समझ में नहीं आएगा। मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिलहि विरंचिसम, कहावत है। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर। इट इज नोटिस दैट द एलीट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। ये आपका सेंटेंस है, इसका पहले अर्थ बता देता हूं। इट इज नोटिस्ड, यह ध्यान दिया गया है कि जो इस देश का या कहीं का भी एलीट क्लास है, जो उच्च वर्ग है, हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर, उसके हृदय में थोड़ा भी जगह नहीं है। किसके लिए? डाउन ट्रॉडन के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए। हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप, जो कि वास्तव में शिकार है आज की सामाजिक व्यवस्था के। कहने का मतलब, जो उच्च वर्ग है उसके हृदय में थोड़ा भी जगह नहीं है दबे कुचले लोगों के लिए। वो दबे कुचले लोग जो आज की सामाजिक व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार हैं, सबसे बड़े एक तरह से कह लीजिए उनको सबसे ज्यादा उसका कष्ट भोगना पड़ रहा है आज की सामाजिक व्यवस्था का। इसमें हमें देखना है कि क्या गड़बड़ी है। इट इज नोटिस तो सही है दैट द एलीट क्लास, एलीट क्लास, देखिए एलीट क्लास एक कलेक्टिव नाउन हो गया। एलीट क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया, और जब एलीट क्लास एज ए कलेक्टिव नाउन आता है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगी। यह ध्यान में रखना है, प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगी। तो यहां एलीट क्लास हैज, ओके, यहां पे कलेक्टिव नाउन है, ध्यान में रखना है आपको। इसी प्रकार चाहे मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, चाहे और भी कलेक्टिव नाउन्स हो, चाहे टीम हो, इंडियन टीम, जब भी उनसे कलेक्टिव नाउन का बोध होगा तो अपने आप में एक यूनिट मानी जाती है। जब तक कि उनसे उनके प्रत्येक मेंबर का बोध ना हो तब तक वो सिंगुलर ही माने जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। एलीट क्लास हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन मतलब जो दबे कुचले लोग हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है आप कॉमन एरर्स के क्वेश्चन कीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऋतु वॉज ऋतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव fallen in love with Sonu, who is the eldest son of an SDO, no error। यहां पर देखिए नियम आपको क्या बताया गया है, ऋतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स। आपको बताना है, नियम याद रखना है। इसके पहले मैंने आपको नियम बताया है, क्या नियम है वो आपको याद रखना है। जब एज वेल एज का प्रयोग होता है इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एक्कम्पनीड बाई, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, आपको क्या नियम बताया गया है यहां पर देखिए। ऋतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, ऋतु और उसके कुछ दोस्त प्यार में पड़ गए। किसके प्यार में पड़ गए? सोनू के प्यार में पड़ गए।
सोनू क्या है? हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एसडीओ? एसडीओ का सबसे बड़ा लड़का है, ये इसका अर्थ हुआ। जहां पर एज वेल एज से जुड़ाव होता है वहां पर क्रिया जो होती है, जो वर्ब होती है, ये पहले वाले एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो ऋतु यहां सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको देखना है। ऋतु यहां पर सिंगुलर है या प्लूरल? ऋतु सिंगुलर है तो यहां पर हैज होगा, ये ध्यान में रखना है। एज वेल एज में ये ध्यान में रखना है जो पहले आया है जो सब्जेक्ट, उसके हिसाब से क्रिया होगी, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर हम ध्यान दें, इन एडिशन टू या लाइक, अनलाइक, एक्कम्पनीड बाय, विथ, टुगेदर विथ, अगर इन एडिशन टू भी आ गया, इन एडिशन टू भी आ गया तो भी पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया लगेगी। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू राइस ही आल्सो ब्रॉट, कोई भी चीज आप दे दीजिए तो बाद वाले के हिसाब से नहीं लगेगी, इस वाले के हिसाब से लगेगी। कहने का मतलब इन सब में पहले वाले के हिसाब से, चाहे इनवेडिशन हो, लाइक हो, अनलाइक हो, लाइक, अनलाइक। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एज वेल एज तो आपने देख लिया, एज वेल एज के और उदाहरण आप देखना चाहें देख लें। जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा। यहां क्या गड़बड़ी है आपको बताना है। यहां राम के हिसाब से आएगा, ठीक है, राम के हिसाब से गोज हो जाएगा। ओके, इसी तरह बाकी भी उदाहरण है। चाहे वो इन एडिशन टू हो, लाइक हो, अनलाइक हो, एज वेल एज हो, ये सब पहले वाले के हिसाब से ही क्रिया लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। मोर देन वन पे ध्यान दीजिए, मोर देन वन, इसके इससे संबंधित नियम बताए जा चुके हैं, लेकिन नियम से कुछ नहीं होता जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, नियम से कुछ नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं नियम नहीं, आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव, मोर देन वन जब भी आएगा उसके साथ क्या लिया जाएगा? हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। मोर देन वन के बाद हैज का प्रयोग होगा। भले आपको देखने में लगता है मोर देन वन, लेकिन यहां इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि इसे सिंगुलर माना जाता है। मोर देन वन, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। एक से ज्यादा सफल कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया पॉपुलर मैगजीन्स के लिए जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों फोर्थ ये था, ये ध्यान में रखना है इस तरह आपको। नेक्स्ट आते हैं इज देयर एनी डिफिकल्टीज in disposing of this
gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus. वंडरफुल सेंटेंस आपको यहां भी ध्यान में रखना होगा कि कहां पर गड़बड़ी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद कमी तो हम फट से पकड़ लेंगे। इफ वी आर रियली हार्ड वर्किंग, इफ वी आर रियली सिंसियर, इफ वी आर इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग टू द पॉइंट, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, क्या कोई परेशानी है इन डिस्पोजिंग ऑफ। पहली चीज तो डिस्पोज ऑफ एक ईडियम हो गया या फ्रेज हो गया, इसकी मीनिंग क्या होती है बताएं। डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना, डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना, ध्यान में रखिएगा, आ चुका है फिर से आएगा। डिस्पोज ऑफ मतलब बेच देना किसी चीज को, कि क्या कोई परेशानी है इस गॉर्जियस बिल्डिंग को, इस अच्छी बिल्डिंग को, सुंदर बिल्डिंग को बेच देने में, जो कि ऐसे स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस में है, उसको बेचने में मतलब क्या कोई परेशानी है। मतलब वो कहना चाह रहा है कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर इज देयर एनी डिफिकल्टीज। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है। अगर यहां पे डिफिकल्टी होता, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, यहां पे बताएं क्या गड़बड़ी है। डिफिकल्टीज होगा या यहां पे आर देयर होगा। सब्जेक्ट क्या है आप बताएं। यहां पे सब्जेक्ट क्या है। देयर तो सब्जेक्ट होता नहीं, देयर जहां आता है वो सब्जेक्ट। पहले इसको ऐसे कर लीजिए, जहां देयर का इस तरह प्रयोग हो आप ऐसे इसको लिख लीजिए। पहले हम इसे, चलिए इसको पहले यहां से हटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं आराम से। पहले इसको लिखिए, देयर इज, यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्टीज। क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। देयर इज डिफिकल्टीज गलत है। देयर इज डिफिकल्टीज सही है क्या? देयर के हिसाब से ये क्रिया आ रही है क्या? नहीं, कभी भी देयर के हिसाब से क्रिया नहीं आएगी। हरदम ये सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से वर्ब आती है। देयर का प्रयोग जैसे ये देखिए, देयर इज अ विलेज इन माई एरिया। यहां इस सही है, चूंकि अ विलेज की बात हो रही, अ विलेज के हिसाब से ही जाया। अगर मैं कह दूं देयर इज टू विलेज तो गलत हो जाएगा ना, देयर इज टू विलेज गलत हो जाएगा, आर आएगा यहां पे, फिर आर करना पड़ेगा। इसी प्रकार आइए अब देखते हैं, अब आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। इज देयर एनी डिफिकल्टीज है ना, डिफिकल्टीज है तो यहां पे आपको आर करना पड़ेगा। आर देयर एनी डिफिकल्टीज, आर देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच ए स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। ठीक, तो यहां पे आर हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया डिफिकल्टीज के हिसाब से आएगी, हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the leader as well as his followers are fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing. The leader as well as his followers, फिर देखिए as well as, कैसे आपके नियम तैयार होते हैं, कभी नहीं भूलेगा आप अभ्यास करोगे तो। as well as की में कितने नियम आ चुके, कितनी बार आ चुका, इस तरह तैयार आपका होता जाएगा। as well as में जो वर्ब आएगी अपने पहले, ये इसके हिसाब से आएगी। द लीडर एज वेल एज इस फॉलोअर्स के हिसाब से नहीं आएगी, यहां पे आर इसीलिए गलत है। द लीडर के हिसाब से क्या हो जाएगा, द लीडर एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, तो यहां पे इज हो जाएगा। द लीडर एज वेल एज इज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड, बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए नेताजी और उनके जितने समर्थक हैं, अंधा अनुकरण वाले, आंख मूंद के भेड़ चाल चलने वाले, नेताओं के पीछे जाति और धर्म के नाम पे भेड़ चाल पे चलने वाले लोग मतलब जो होते हैं, टोटली क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। किसमें? एक एक्सीडेंट में, अकर्ड लास्ट नाइट, जो कि अंतिम पिछली रात्रि को हुआ। नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें नेताजी अपने अंधभक्तों के साथ
घायल हो गए, मतलब फॉलोअर्स के साथ, बुरा मत मानिएगा। नेताजी के ज्यादातर अंधभक्त ही होते हैं, चाहे जो नेता हो, चाहे जिनके उनके जो फॉलोअर। नेक्स्ट आते हैं the request of the workers union that their wages should be increased were supported by a vast majority. The request of the workers union that their wages should be increased were, बताइए, पहले तो हिंदी में अर्थ आपको बता देते हैं। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स जो संगठन है वर्कर्स का, कामगारों का, उनकी मांग है वेतन बढ़ाने की, दैट द वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, वर सपोर्टेड बाय वास्ट मेजोरिटी, बहुत बहुमत से उसको समर्थन मिल रहा है। उनको जो मांग है वर्कर्स यूनियन की कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, उसे बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है। उसे जब बहुत अधिक समर्थन मिल रहा है, इसमें क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है सातवें में? सेवेंथ, यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका? रिक्वेस्ट है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट है। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। तो यहां पे मांग, जो मांग है वर्कर्स यूनियन की, मांगे नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो वर्ड सही हो जाता। द रिक्वेस्ट है तो यहां पे वॉज हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे कौन सा पार्ट गड़बड़ है आपने देख लिया। उसके अलावा भी आप कुछ चीजें ध्यान में रखिए, जैसे जैसे आपको ध्यान में रखना है, नाउन प्लस प्रेपजिशन, प्रेपजिशन को हम प्रेप लिख रहे हैं, प्लस नाउन प्लस प्रेपजिशन, ये जो क्रम चलता है, जैसे यहां पर देखिए, ये नाउन हो गया प्लस प्रेपजिशन हो गया, ओके, नाउन प्लस प्रेपजिशन, फिर उसके बाद क्या हुआ, वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, नाउन प्लस प्रेपजिशन, नाउन प्लस प्रेपजिशन। जब ये एक सीरियल चलता है तो इसमें जो पहले वाला प्रेपोजिशन होता है उसके पहले जो नाउन होता है, देखिए, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन का यहां पे जो कंस्ट्रक्शन है, जो पहले वाला प्रेपोजिशन होता है उसके पहले जो नाउन आता है उसके हिसाब से क्रिया साधित होती है, उसके हिसाब से क्रिया लगती है। तो यहां पर देखिए कौन सा है, ऑफ के पहले ये रिक्वेस्ट आया, तो यहां पे रिक्वेस्ट के हिसाब से वॉज लगेगा। और वैसे भी अगर आप हिंदी में अर्थ निकालने में सक्षम हो जाएंगे, मांग की बात की जा रही है, जो वर्कर्स यूनियन की मांग है, मांगे नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, डिमांड्स नहीं है, जो मांग है, रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वाज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस को, along the northern frontier, फोर्टियर नहीं या फ्रंटियर होना चाहिए था, मैं क्रॉस चेकिंग कर लेता हूं, फोर्टियर तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एफ ओ, एफ ओ आर एन टी आई ई आर,
FOR, इसको मैं 1 मिनट अभी सही करता हूं। स्मॉल में होगा अब देखते हैं दोस्तों, along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। हिमालयाज माइट होना चाहिए था यहां पर भी, along the northern frontier, FRON, आइए देखते हैं दोस्तों, along the northern frontier of India is seen the Himalayas might in their splendor। ये सेंटेंस है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, along the northern frontier। अब देखिए along the northern frontier क्या हो गया, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, एडवर्बियल फ्रेज है along the northern frontier। आपको मैंने पहले भी बताया था, हार्डली, स्कर्सली, हाँ इसके पहले भी आपको बियॉन्ड, ये सब इन्वर्जन का प्रयोग होता है इन सब में, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। हार्डली हो गया, स्कर्सली हो गया। along the northern frontier of India is seen the Himalayas। कहना ये चाह रहा है हिमालयाज, ये यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हिमालयाज। जब हिमालयाज सब्जेक्ट है तो हिमालय नहीं है, हिमालयाज है, तो ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, ये देखिए मैं साइड में हो जाता हूं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, हिमालयाज प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। पहली चीज तो हमने सब्जेक्ट ढूंढ निकाला, कहां है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, along the northern frontier of India। इस जो आया है ये कौन सा सब्जेक्ट, इसका ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट है हिमालयाज। हिमालयाज जब सब्जेक्ट है तो हिमालयाज प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, वर्ब प्लूरल होगी तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। along the northern frontier of India are seen the Himalayas might in their splendor, कि जो हिमालय की शक्ति है अपने स्प्लेंडर में, खूबसूरती में दिख रही है along the northern frontier, नॉर्दर्न फ्रंटियर के बिल्कुल साइड बाय साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। वंडरफुल। अब आपको देखना है, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। मैंने बताया जहां देयर आए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि देयर के हिसाब से वर्ब नहीं आती कभी भी, जो सब्जेक्ट है जैसे मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको सिंगुलर लग रहा है या प्लूरल लग रहा है, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, प्लूरल है। ये अगर प्लूरल है तो क्या इज आएगा, नहीं आर आएगा। तो द पब्लिशर क्या कह रहा है कि देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, डिटेल्स हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा इसके पहले कि हम बुक को प्रिंट कराएं, पुस्तक को प्रिंट कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, द पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। उसकी पॉलिटिक्स नहीं अच्छी है, इसलिए हमने उसे सजेस्ट किया कि उसे गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर इसके बदले आर का प्रयोग होगा। क्यों आर का प्रयोग होगा, इसके बदले आर का प्रयोग इसलिए होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा यहां पर, इसका प्रयोग ना होके इस यहां पे प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग क्यों होगा इसके बदले आर का, क्योंकि
यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज से है, पॉलिटिकल आइडियाज से है। ओके, पॉलिटिक्स का मतलब यहां क्या है? पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल व्यूज या पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल व्यूज या पॉलिटिकल आइडियाज से मतलब है पॉलिटिक्स का। तो यहां पर जब पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यू और आइडिया से हो तो इसका प्रयोग ना हो के सब्जेक्ट से मतलब होता तो इसका प्रयोग सही था, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट से मतलब नहीं। आप सेंटेंस को देखिए, कहा जा रहा है कि उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, इसीलिए हमने उसे सजेस्ट किया कि तुम गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स को पढ़ो। मतलब उसके राजनीतिक विचार अच्छे नहीं हैं। अगर राजनीतिक विचार के अर्थ में पॉलिटिक्स का यूज होता है तो वो सब्जेक्ट को प्लूरल लेगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता तब सिंगुलर लेता। यह ध्यान में रखना है यहां पे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, इनका सब्जेक्ट के रूप में चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, ना सिर्फ पॉलिटिक्स। अगर हम मैथमेटिक्स की भी बात करें, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स हो, मैथमेटिक्स, अगर इनका सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता तब नियम बदल जाते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो रहा है तो फिर उसके नियम बिल्कुल बदल जाते हैं, यह भी हमें ध्यान में रखना है। और इसकी पहचानने की ट्रिक कैसी है? अगर इनके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, ये देखिए हिज पॉलिटिक्स जैसे आया है, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, अगर इन शब्दों के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, हिज, आर्टिकल द का प्रयोग हो तो इन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, ये प्लूरल हो जाते हैं तथा प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना है। अगर हिज पॉलिटिक्स आ गया तो ये आर ही आएगा। जैसे पॉलिटिक्स, जैसे उदाहरण के लिए समझिए, पॉलिटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इज अ गुड सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। या आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। यहां सही है, सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कोई इस पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं, जैसे हिज, हिज मैथमेटिक्स, तब हम इज नहीं करेंगे, आर वीक। मतलब उसकी जो गुणा गणित करने की, जो हिसाब किताब करने की क्षमता है वो कमजोर है। समझ रहे हैं? अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है हिज, माई, चलिए इसकी जगह माई कर लेते हैं, हिज की जगह हम माई कर देते हैं, माई मैथमेटिक्स आर वीक, मतलब मेरी जो हिसाब किताब करने की क्षमता है वो कमजोर है, तब अर्थ दूसरा हो जाएगा मैथमेटिक्स का, अगर उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया है। उसी प्रकार ये देखिए इस सेंटेंस में था हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, नहीं, मतलब उसकी, यहां पर पॉलिटिक्स से क्या मतलब था? पॉलिटिकल विचार। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो अगर ये आ गया हिज या माई या देयर, पजेसिव एडजेक्टिव आया नहीं, कि ये पॉलिटिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, अर्थमेटिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो,
वो फिर प्लूरल वर्ब लेगा और उसका सब्जेक्ट का अर्थ नहीं रहेगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन के बाद फिर से अभी आता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, फिर से लेके आऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, बड़ा वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता कई बार, क्योंकि जब बड़ा हो जाता है तब भी आप कंप्लेन करते हैं, जब छोटा होता है तब भी आपको कई बार लगता है कि नहीं बहुत छोटा वीडियो बन रहा है। नहीं, आपको जितना समझ में आए, एक बार में जितना आप पढ़ पाए अच्छे से, पढ़ाई को एंजॉय करना है, पढ़ाई को बोझ ना समझे, ना तो किसी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्जाम को अपने ऊपर हावी होने दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।